नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के आसपास जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर अब भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए। हमारे लिए अलर्ट होने का समय क्यों है? अभी तक तो बहुत हम हल्के में लेते रहे थे, मानते थे कि ठीक है भाई, भारत जैसे पावरफुल देश के पड़ोस में अगर रहेगा तो श्रीलंका को भी, पाकिस्तान को भी, बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें, नेपाल को भी मदद देती रहती हैं, पैसे देती रहती हैं और ये करती रहती हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा सा इनको साध के रखो, भारत को अगर घेर के रखना है तो, क्योंकि भारत तो पावरफुल है और इसीलिए सिर्फ हमसे निपटने के चक्कर में इनको खाद पानी मिल जाता था। लेकिन अब स्थितियां उतनी सरल नहीं रही हैं। स्थितियां ऐसी बन रही हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं जिस पे भारत सरकार को अब गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। क्या कर रहा है चीन, क्या कर रहा है श्रीलंका, क्या कर रहा है पाकिस्तान और क्या कर रहा है नेपाल, आज इसी पे बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। ताज़ा खबर यह है कि चीन पाकिस्तान के अंदर अपनी सेनाएं तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये खबर मीडिया में वाइडली पब्लिश्ड हुई है और ये सब चीज़ें कोई ऐलान नहीं करता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सोर्सेज है और ये माना जा रहा है कि चीन कर्ज में दबे हुए, आर्थिक रूप से मजबूर आदमी को, एक फिल्मों में नहीं होता था जैसे पुरानी फिल्मों में कि ये कोई बहुत बड़ा डॉन है, वो उठाता है एक लड़के को जिसको माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसको बोलता है तुझे मेरा एक काम करना होगा, 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो बेचारा मजबूरी में वो काम कर देता है। वो हाल पाकिस्तान का हो रहा है और यहाँ तो पाकिस्तान को डबल फ़ायदा है, इंडिया से दुश्मनी भी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया है। चीन उसके पास पहुँच गया और उसको हथियार दे रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। चीन लगातार पाकिस्तान के मदद करता रहा है। मैं हर देश पे आऊँगा अलग अलग, पहले पाकिस्तानी निपटा देते हैं और उसमें उस सिलसिले में वो उसको आर्थिक रूप से मदद करता रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा का भयंकर संकट है, पाकिस्तान के पास में विदेशी मुद्रा की कोई आमद नहीं है। उसके बाद जो आमद है वो ये है कि एक तो जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वो अपने घर पे जो पैसा भेजते हैं वो डॉलर की शक्ल में आता है, उससे थोड़ी विदेशी मुद्रा मिल जा रही है। थोड़ी सी विदेशी मुद्रा उसको चीन की मदद से मिल जा रही है, थोड़ा सऊदी अरब मदद कर दे रहा है, इतने भर से उसका काम चल रहा है। लेकिन उस विदेशी मुद्रा से घर में अय्याशी नहीं हो सकती है। तो क्या हुआ है कि बहुत सारे लग्जरी गुड्स के इंपोर्ट पे पाकिस्तान ने रोक लगा दी है, बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगा दी है और वो आईएमएफ की शरण में चला गया है। आईएमएफ से उसका समझौता हो गया और पैसे मिलने वाले हैं वहाँ से। और इसके अलावा कुछ पैसे उसको जो पुराना आईएमएफ ने मदद की थी और वर्ल्ड बैंक ने मदद की थी, उसकी जो किश्तें आती रहती हैं उससे भी थोड़ी विदेशी मुद्रा उसको मिल जाती है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान का रुपया है $1 के बराबर 200 रुपये हो गया है। यानी आर्थिक हालत बहुत पतली है और इस आर्थिक हालत के बीच में चीन का मोटा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक, ये ऑफिशियल डाटा है, मार्च 2022 तक पाकिस्तान पर 88 अरब डॉलर का कर्जा है, जिनमें से 14 अरब डॉलर का खर्चा, 14.5 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो खाली चीन का है। यानी चीन के कर्ज के नीचे पाकिस्तान गर्दन तक दबा हुआ है और उसके कारण अब उसके ऊपर समस्या ये हो गई है कि अगर वो चीन की मदद इस वक्त छोड़ दे तो श्रीलंका बन जाएगा, क्योंकि उस विदेशी मुद्रा का उसके पास और कोई जुगाड़ नहीं है। जो लोग पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनका जो पैसा आ रहा है उसके अलावा और कोई पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत आईएमएफ वगैरह की किस्तें आती हैं। तो उसके चक्कर में अब ये माना जा रहा है कि जैसे हम्बनटोटा 99 साल के लिए चीन की एक कंपनी को लीज़ पर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, चीन की सरकार ने नहीं लिया है, एक चीन की कंपनी ने लिया है हम्बनटोटा और वो कंपनी सरकार चलाती है। कुछ जानकारियां जो आम तौर पे हैं उनमें कुछ करेक्शन हो जाता है। तो जो हम्बनटोटा है उसको 99 साल के लीज़ पे लिया। वैसे ही माना जा रहा है कि गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान चीन को लीज़ पर दे सकता है अपने कर्जे उतारने के लिए। अब देखिए कर्जे कैसे उतरेंगे, पहले लीज़ पे दिया किसी कंपनी को, उस लीज़ से जो पैसा आया उससे उसने कर्जा उतार दिया। यानी महाजन ने क्या किया, पहले कर्ज में दबाया,
फिर कहा भाई बेटा तू एक काम कर, ये बीबी का हार बेच दे, कुछ पैसे हो जाएंगे। किसको बेचूं बाबूजी? मेरे लड़के को बेच दे। और लड़के को बेच दिया और लड़के से जो पैसे आए वो महाजन के पास चले गए। तो सोना भी हड़प लिया, ऐसे ही हम्बन टोटा हड़प लिया। श्रीलंका पे आऊँगा। तो अब ये स्थिति है। अब मैं इस पूरी डिटेल में सबसे ज़्यादा भारत की सुरक्षा को दिमाग में रख के बात करना चाहता हूँ। एक तरफ चीन अब तैयारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान में अपने सैनिक तैनात कर देगा। तो हमारे आसपास चीन का शिकंजा एक इस एंगल से बढ़ गया कि पाकिस्तान में अब चाइनीज़ जो सेनाएं होंगी। इसके अलावा 2017 में एक समझौता होता है जिसमें चीन 4 समुद्री लड़ाकू जहाज पाकिस्तान को देने का वादा करता है। और ये जो जहाज है इसकी कीमत 2600 करोड़ डॉलर, और 2600 करोड़ डॉलर चुकाने की हालत में पाकिस्तान अभी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने इन 4 में से एक इनको दे दिया है। अगर आप उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन को समझें, कराची के पास अरब सागर में उस बेड़े को उस जहाज को खड़ा किया जाएगा, और ये वो जगह है जहाँ से हमको जितना तेल आता है ना अरब देशों से, उसी मार्ग से आता है। यानी तनावपूर्ण स्थिति और युद्ध की स्थिति में भारत को तेल की सप्लाई रोकी कैसे जाए, इसका जुगाड़ चाइना ने कर दिया और पाकिस्तान को जहाज़ दे दिया। चूँकि वो पाकिस्तान की समुद्री सीमा में आता है तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। और ये जो जगह है इससे हमारा गुजरात और बम्बई दोनों पोर्ट पास में हैं। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें एक ख़तरनाक तरह का जुगाड़ करके चीन ने हमारे बगल में रख दिया। अभी वो 3 जहाज़ और देने वाला है, उनकी स्ट्रेटजी कैसे होगी पता नहीं, लेकिन जब जहाज़ों की बात हो रही है तो उस बीच में मैं आपको लेके चलता हूँ श्रीलंका। सोचिए, पाकिस्तान में सैनिक भी तैयार कर रहा है, जहाज़ भी दे रहा है, और पाकिस्तान के साथ में उसने इतनी दोस्ती की हुई है कि मसूद अजहर के भाई को जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की बात आई तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो कर दिया। यानी उसने पूरी तरह से पाकिस्तान को अपने में मिला लिया है। भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान का, भारत क्या कर रहा है श्रीलंका का, भारत क्या कर रहा है चीन का, इस पर मैं आऊँगा बाद में, क्योंकि वो भी समझने की ज़रूरत है कि दूसरा ये कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। आइए चीन पे जहाज़ से बात आती है तो अभी हाल में चीन ने अपना एक जासूसी जहाज़ जो ऑफिशियली आसमान पे नज़र रखता है कि कोई भी सैटेलाइट अगर प्रक्षेपण के ज़रिए अंतरिक्ष में जाएगा तो वो जहाज़ उस पर नज़र रख सकता है। हम्बन टोटा बंदरगाह पे चीन ने अपना वो वैज्ञानिक कहा जाने वाला जहाज़ भेजा। भारत ने और अमेरिका ने आपत्ति जताई और कहा कि भाई साहब ये आपने भेज दिया यहाँ पे, इससे हमारी सुरक्षा को खतरा है। तो श्रीलंका ने कहा रुको, और उस जहाज़ को समुद्र में ही रोक दिया। उसके बाद उसने चीन से बात की तो चीन ने कहा कि भाई इन दोनों से पूछो, अमेरिका से और भारत से, कि इनको वो कौन सी चीज़ है इस जहाज़ में जिससे आपत्ति है। अब अगर आप इतना स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दे पाएंगे ना कि जहाज़ में उसने कौन सा जासूसी उपकरण लगाया हुआ है, कौन सा ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। तो भारत कोई उत्तर दे नहीं पाया, अमेरिका कोई उत्तर दे नहीं पाया। तो उसने कहा आ जाओ भैया, अब वो जहाज़ हम्बन टोटा में खड़ा हुआ है। जब आज एक बार फिर चीन का खतरा हमारे सिर पे खड़ा हुआ है तो याद करने का दिन है कि अतीत में चीन ने भारत को किस तरह के धोखे दिए और किस तरह की बदमाशियां की। हमारे पास चीन की बहुत सारी कड़वी यादें हैं, और चीन का जो इतिहास है भारत के साथ संबंधों पर, अगर चीन के इतिहास को आपको याद करना है तो ये ऑडियो बुक आपकी मदद कर सकती है। इंडिया वर्सेस चाइना 1962 1962। और इस ऑडियो बुक में उस दौर को बड़ी अच्छी तरह से इतिहास के उस हिस्से को समझाया और सिखाया गया है। ये ऑडियो बुक कुक्कू एफएम पे उपलब्ध है, और अगर आप कुक्कू एफएम की सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनकी सेवा क्या है कि ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो लिटरेचर है, एक किताब भी
अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो 500, 700, 1000, 2000 की आती है। यहाँ 400 रुपये में 1000 किताबें उनके प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, जिनको आप किसी भी समय 1 साल तक सिर्फ 399 रुपये देकर ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी समय लेने के बजाय इस समय लेंगे, ये मंगल समय है, तो आपको 199 रुपये में मिल जाएंगी। तरीका बहुत सरल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें, स्क्रीन पर कोड लिखा हुआ है KN50, इस कोड का इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। लेकिन 199 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। आप यहाँ से कोई भी सैटेलाइट छोड़ोगे, वो जहाज़ उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, और कोई भी मिसाइल छोड़ोगे, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो होती है वो पहले जाती है आसमान में, फिर अंतरिक्ष में ट्रैवल करती है, फिर आपको जहाँ गिराना है वहाँ ज़मीन पे आती है। वो मैंने आपको मिसाइल्स के बारे में एक दिन बताया था। उस पर नज़र रखेगा तो वो भी करीब करीब सैटेलाइट के रॉकेट की तरह ही होती है। यानी बड़े बढ़िया तरीके से चीन ने हमारे साउथ के जो प्रक्षेपण है उन पर नज़र रखने का पूरा इंतज़ाम कर लिया। अब आप कहेंगे साउथ के, भाई श्रीहरिकोटा वगैरह जहाँ से आपके प्रक्षेपण होते हैं वो दक्षिण में ही तो है। उसने कब्ज़ा कर लिया, और वो कब्ज़ा करने के लिए उसने अंधाधुंध कर्जा दिया। किसको? श्रीलंका को। और हम भारत के लोग उस गोदी मीडिया के उस भोले से प्रलाप का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो हमको ये समझा देता है कि चीन ने कर्ज में दाब के हव्वन टोटा हथिया लिया। जो डाटा है श्रीलंका का वो मैं आपको बताता हूँ। तो चीन पर जो कर्जा है ना, वो केवल चीन का 8% है। ये चीन की सफाई है कि भाई हमारा इतना कर्जा थोड़ी है कि श्रीलंका हमारे सामने विवश हो जाए। सिर्फ 8% कर्जा है। वो कह रहा है मालदीव का तो 30% है, उसके विदेशी कर्जों में 30% मालदीव का है, 48% कोंगो का है। तो मेरे 8% से मैं कैसे उस पर कब्ज़ा कर सकता हूँ? लेकिन हम्बन टोटा में चाइना ने, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक पोर्ट ले लिया, तो ऐसा नहीं है। पूरा हम्बन टोटा चीन ने बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रहा है उसको। हम्बन टोटा में SEZ बनाए जा रहे हैं, हम्बन टोटा में बाकायदा स्टेडियम बनाए गए हैं, कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं, और वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया है। पूरा उसको चाइना ने बढ़िया तरीके से डेवलप कर दिया है। और इसका मतलब आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपातकाल में दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती हैं। चीन एक चीज़ और कहता है कि ये जो कर्जे की शुरुआत है हमने नहीं की, हमने ऑफ़र नहीं किया, इसलिए आप हम पे आरोप मत लगाइए। ये तो खुद श्रीलंका ने हमसे कर्जा मांगा था, और $3 अरब का उसने हमसे कर्जा पहले लिया था, हमने उसको कर्जा दे दिया। और अब ये जो हम्बन टोटा, ये तो एक कंपनी के पास में, ये चीन तर्क दे रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर श्रीलंका चीन के आगे मजबूर नहीं है, ये कहना भी अपने आप में खुद को और दुनिया को भुलावे में रखना है। चीन बेवकूफ़ बना रहा है। आप एक बात सोचिए कि चीन के लोन के कारण IMF की मदद रुकी हुई है श्रीलंका की। IMF कह रहा है कि आपके ऊपर जिसका कर्जा है, पहले उस कर्जे को रिस्ट्रक्चर करा लो। रिस्ट्रक्चर कराने का मतलब क्या होता है? जैसे आप अगर EMI नहीं चुका पा रहे हो, आपने होम लोन लिया हुआ है, तो आप बैंक में जाते हो, कहते हो भाई साहब हम EMI नहीं चुका पा रहे हैं, हमारी किस्त कम कर दो। तो वो क्या करता है? टाइम बढ़ा देता है। यही करता है ना। श्रीलंका कह रहा है कि ऐसा ना हो कि भैया, वो IMF कह रहा है श्रीलंका को कि ऐसा ना हो कि हम तो आपको खूब सारा लोन दे दें और आप उस लोन से चीन का कर्जा चुका दो। तो पहले चीन से लोन रिस्ट्रक्चर करा के हमारे पास लेके आओ कि आपको कैसे कैसे पैसा चीन का देना है, तभी हम तय करेंगे कि हमें आपको कर्जा देना है या नहीं देना है। ये शर्त IMF की है। तो मामला सुई अटक गई ना चाइना पे जाके। अब वो चाइना के पीछे पीछे घूम रहा है। तो वो 8% हो या कितना भी हो, लेकिन श्रीलंका चीन के आगे मजबूर तो हो गया। अगर मान लीजिए चीन श्रीलंका की बात मान लेता है और कह देता है भाई साहब ठीक है, हम आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, तो उसने तो कम से कम 10-15 विकासशील देशों को लोन देके अपने कब्जे में रखा हुआ है। तमाम सारा कर्जा अगर हमारे आसपास पे जाए तो नेपाल के ऊपर भी है चीन का, पाकिस्तान के ऊपर भी है, श्रीलंका के ऊपर भी है। यानी हमारे आसपास जितने देश हैं उन सब के ऊपर चीन का कुछ ना कुछ है। नेपाल पे भी आऊँगा। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में विकल्प क्या बचता है। अब चीन क्या कर रहा है कि चीन ये कह रहा है कि भाई साहब मैं आपकी किस्त कम कर दूंगा तो कल के दिन पाकिस्तान भी बोलेगा
परसों के दिन फला भी बोलेगा, ढिमका भी बोलेगा, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं आपकी किस्त कैसे कम करूं उस पर मुझे सोचने दो, मैं कैसे आपको टाइम दूं उस पर मुझे सोचने दो। और जब तक चीन सोच रहा है ना, तब तक श्रीलंका उसके इशारे पे नाच रहा है। और यही वजह है कि वो टोही, जासूसी, जो भी जहाज आप कहें, उसको भारत के आपत्ति के बावजूद श्रीलंका अपने बंदरगाह पर आने से रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने ये कहा कि भाई आप साबित कर दो कि भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है, तो हम मान जाएंगे। अब इस बात को समझाना आसान नहीं होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेपाल। पाकिस्तान चीन की तरफ खड़ा हुआ है, कड़वा सच। श्रीलंका चीन की तरफ खड़ा हुआ है, कड़वा सच है। और एक कड़वा सच ये भी है कि जो परंपरागत 1947 का जो हमारा समझौता था नेपाल के साथ में, वो नेपाल भी अब चीन की तरफ लुढ़क रहा है। और थोड़ा बहुत नहीं लुढ़क रहा है, करीब करीब उसके पाले में जा चुका है। हमारा वो सांस्कृतिक पार्टनर था, हमारे देश के लोगों के रोटी बेटी के रिश्ते होते थे। उसका जो मधेश इलाका है, वहाँ तो बड़ी संख्या में हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, ख़ास तौर पे बिहार, वहाँ से रोटी बेटी के रिश्ते हैं। नेपाल की सीमा में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ का बॉर्डर खुला हुआ है। और वो नेपाल चीन की तरफ कैसे गया, सोचने की ज़रूरत है। चीन ने नेपाल से दोस्ती करने के लिए क्या किया, इसको आप समझिए। नेपाल के पास चीन के 4 सी पोर्ट का एक्सेस है, यानी नेपाल चीन के इन 4 पोर्ट्स पे जाके समुद्र के ज़रिए अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है। नेपाल की कोई समुद्री सीमा नहीं है। 3 ड्राई पोर्ट का एक्सेस नेपाल को चीन ने दे दिया है, यानी वहाँ से भी नेपाल एक्सपोर्ट कर सकता है। वो कह रहा है आओ बेटा कमाई करो, ऐश करो, हम है ना। इतना ही नहीं है, वो लगातार नेपाल को कह रहा है कि तुम अपने प्रोडक्ट दो, हम खरीदेंगे। यानी नेपाल का एक्सपोर्ट भी चीन के लिए शुरू हो गया है। रेलवे और रोड कनेक्ट बना के दिया हुआ है और सड़कें बना के दे रहा है। और उस पूरे खेल के बीच में चाइना ने लुम्बिनी तक एक तिब्बत के ल्हासा से हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और रेल लाइन भी लगाएगा। यानी वहाँ से, और लुम्बिनी जो भारत की सीमा के बहुत नज़दीक है, वहाँ तक चाइनीज़ एक्सेस होगा। हालांकि नेपाल बार बार ये दोहरा रहा है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल चीन के ख़िलाफ़ करने नहीं देंगे, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ नहीं करने दूंगा। उसकी जो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। नेपाल कह रहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते, ये भी बड़ा बड़ा विदेश मंत्रालय ने लिख दिया है। और नेपाल का चीन के खाते में जाने का मतलब आप समझिए। पहले मैं आपको बता दूं कि सारी कनेक्टिविटी के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जल संसाधन और स्पोर्ट्स में वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रहा है चाइना। और ये जो सब सहायता दे रहा है उससे उसको लगातार अपनी तरफ मिलाता जा रहा है। और हमने कहा कि भाई हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, तो चाइना ने उसके लिए भी काम करना शुरू किया है। बड़ी संख्या में वो नेपाल के बच्चों को चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप दे के मुफ्त में पढ़ा रहा है। हर साल 100 बच्चे नेपाल से जाते हैं। नेपाल जैसे छोटे देश में 100 बच्चे जाएं बड़ी बात है। इसके अलावा जो नेपाल के प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें चाइनीज़ भाषा की जो मंदारिन है उसकी शिक्षा दी जाने लगी है। इस तरह से नेपाल अपनी तरफ वो घसीट रहा है। 2019 में नेपाल के नए विदेशी निवेश में जो फ्रेश एफडीआई आता था उसमें भारत का हिस्सा 30% था और चीन का हिस्सा 40% था, यानी तब भी चीन का हिस्सा ज़्यादा हो गया था। और बाद में 2020 में
नेपाल की 90% FDI जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो चाइना से आया, 90%। और हालत ये है कि इतना बड़ा ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा गया है नेपाल का कि सब कुछ तो चाइना से आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये एक्सपोर्ट करना भी सीख गए हैं और चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो हो गया उनकी दोस्ती की बातें, भाई तुम दोस्त बनते हो बनो, हमें क्या दिक्कत है, हमसे दुश्मनी ना करो। लेकिन उस दुश्मनी में हुआ ये है कि भारत पे नज़र रखने लगा है नेपाल भी। उसकी हिम्मत देखिए। उत्तराखंड के 3 इलाके हैं, ये है लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। इन तीनों इलाकों को नेपाल कहता है ये हमारा है। उसने बाकायदा अपने नक्शे में दिखा दिया। हालांकि भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप हिम्मत देखिए, एक तरफ लुम्बिनी तक ट्रेन आएगी चीन से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो जुड़ी गया, घिर रहा है भारत को चारों तरफ से बेल्ट एंड रोड का अगर आप नक्शा देखेंगे तो। और अब जब वो हमसे दूर जा रहा है और उसके साथ में, अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने क्या गलतियाँ की हैं, भारत ने किस तरह की गलतियाँ की हैं, ये समझने की ज़रूरत है। नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल में भारत का रुपया चला करता था। हम जब भारत से नोट जाता था नेपाल, और नेपाल में आप जाएंगे तो बाकायदा चीज़ों के दाम 2 होते थे। आप जाएंगे कि भाई साहब ये लालटेन कितने की है, तो नेपाल में दुकानदार कहेगा कि भारू में 200 रुपये की है, नेरू में 250 रुपये की है। भारू मतलब भारतीय रुपया, नेरू मतलब नेपाली रुपया। यानी भारत की मुद्रा ऐसे चलती थी जैसे वो हम उस देश की मुद्रा हो। ये सम्मान हमारे रुपए को वहाँ पे मिला हुआ था। मोदी जी आते हैं, नोटबंदी करते हैं। जब नोटबंदी की तो नेपाल में जो रुपए चल रहे थे, जो नोट चल रहे थे, भारतीय रोज नोट 500 और 1000 के, सरकार ने उनको एक्सचेंज करने से मना कर दिया। देखने में एक छोटी चीज़ लगती है, ये अपने आप में विदेश नीति का इतना बड़ा गड़बड़ी थी, इतनी बड़ी भूल थी कि आपने अपने एक पड़ोसी को, जिसके साथ में आपका इतना अच्छा रिश्ता था, जिसके धर्म मिलते हैं, जिसकी संस्कृति मिलती है, जिसकी लिपि उनके यहाँ जो लिखी जाती है, उनकी भाषा वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बड़ी संख्या में हिंदू वहाँ पे हैं, अब बौद्ध भी काफ़ी हो गए, और उस देश को आपने इस बात से नाराज़ कर दिया। आप कहेंगे हाँ जी वो नकली ले आता, ये ले आता, तो आपको क्या लगता है कि वो नोट भारत में नहीं आए होंगे? वहाँ से नोट ट्रकों में भर भर के भारत आए होंगे और एक्सचेंज हुए होंगे। आपने सिर्फ, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है, आपके RBI में सारे नोट आ चुके हैं, जितने नोट RBI ने छापे थे। इसका मतलब दुनिया में कहीं पे भी वो नोट नहीं बचे हैं, तो नेपाल में कैसे बचे होंगे? लेकिन आपने नेपाल को नाराज़ कर दिया, और नाराज़ ही नहीं किया, 2, 3, 4 बार बातचीत हुई। वो लोग वहाँ से आए, आने के बाद सरकार से मुलाकात की, सरकार को प्रस्ताव, चिट्ठी पत्री सब भेजा। भारत सरकार ने इनकार कर दिया। ये रिकॉर्ड पे है और ये सत्य है। अब आप आ जाइए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के साथ में रिश्ते हमेशा नरम गरम रहे हैं, लेकिन एक पैरेलल चैनल हमेशा चलता रहा। पाकिस्तान के साथ में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बहुत मजबूत रहा। हमारी ज़रूरत की चीज़ें पाकिस्तान से आती थीं, जैसे कि सेंधा नमक आता है, हम व्रत करते हैं, आते ही वहाँ से और कहीं से मिलते ही नहीं वो। हम पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें हमको बेचता है। वहाँ से प्याज आता है तो हम महंगाई में पाकिस्तान का प्याज बड़ी मदद करता है। इसके अलावा जो लोगों के रिश्ते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, कई लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, और उसके अलावा कल्चरल रिलेशनशिप। पाकिस्तान के कलाकार आते थे, यहाँ परफॉर्म करते थे, यहाँ के कलाकार जाके वहाँ परफॉर्म करते थे। हमारी फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती थीं, उनके क्रिकेटर यहाँ खेलते थे, हमारे क्रिकेटर वहाँ खेलते थे। लेकिन आपने देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में आपको ये सूट नहीं करता था, तो आप उसको ख़त्म करते चले गए। एक इंसिडेंट हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपने जवाब दे दिया था, उसके बाद रिश्ते सामान्य हो जाने चाहिए थे। किया आपने कुछ नहीं। आप कह रहे थे पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, एक बूंद बंद नहीं हुई है। आप कह रहे थे कि हम इसको MFN का दर्जा ख़त्म कर देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का,
नहीं हुआ है। आप कहते थे कि हम उसका इंपोर्ट बंद कर देंगे, महीना भर भी इंपोर्ट बंद नहीं रहा। सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपने एक तनाव बना के रखा जिसके कारण पाकिस्तान और आपके बीच में चीन को घुसने का मौका मिला। आपके दो दुश्मनों में दोस्ती हो गई है। और जैसा मैंने आपको वीडियो में इसी में बताया कि किस तरह से हमको धीरे धीरे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तान में चीन की सेनाएं खड़ी होंगी और दूसरी तरफ वो हमारे समुद्र में भी जहाज खड़े करेगा। ठीक है, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, लेकिन रणनीति की, विदेश नीति की कोई अहमियत होती है। हमने श्रीलंका के मामले में भी हमेशा वो सहृदयता और आत्मीयता नहीं दिखाई। वो संकट में था, परेशानी में था, भारत सरकार ने राहत भेजी, लेकिन खैरात के तौर पे भेजी। एक दोस्ताना रिश्ता है वो नहीं निभाया। और ख़ास तौर पे श्रीलंका में जब ये जो करप्ट लोगों की सरकार थी, चोर जो बैठे थे, जिन्होंने वहाँ पे सांप्रदायिक वातावरण बना के सिंगली बनाम तमिल, सिंगली बनाम मुस्लिम, सिंगली बनाम ईसाई कर कर के जहर बो के समाज में सत्ता हथिया ली थी और दोनों हाथों से लूट रहे थे। खानदान, माँ बाप सबको मंत्री बना के, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना के, उनके साथ में आप मधुर बने रहे। इन सारी चीज़ों की वजह से आज आपने अपने तीनों तरफ, चारों तरफ दुश्मनों की आमद रफ्त बढ़ा दी है। आपने सुना होगा एक युद्ध के बारे में, तो आपको पता होगा कभी कभी दो दो फ्रंट पे एक साथ भी युद्ध लड़ना पड़ता है। और जब दुश्मन मिले हों तो खतरा और बढ़ जाता है। याद कीजिए यूक्रेन का युद्ध। रूस की आपत्ति क्या थी? रूस की आपत्ति ये थी कि आप नाटो देशों को, लोगों को, देशों को, आसपास के मेरे देशों को नाटो में भर्ती कर रहे हो और मेरे आसपास नाटो देशों की लाइन लगाते जा रहे हो और मुझे घेर रहे हो। हमने यहाँ खुद ही घिरे जा रहे हैं भाई, देखो दिख रहा है। और उसका दूसरा पहलू, यूक्रेन को अगर रूस ने पीटा तो उसको भी घेर के पीटा। उसके क्रीमिया से लेके, वहाँ से लेके, उसके अलावा बेलारूस से लेके हर तरफ से यूक्रेन को घेरा गया था। कई बॉर्डर्स से हमले हो रहे थे और आज वही स्थितियाँ उसी दिशा में जा रही हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान में सेना होगी, श्रीलंका में उनके जहाज खड़े हुए हैं, तब आप क्या करेंगे? आप इसी में खुश रहेंगे कि अमेरिका का जहाज आता है, उसके हम पंचर जोड़ते हैं या उसकी हम मरम्मत करते हैं बीच पे खड़ा होके? और तो और नेपाल के साथ में एक और चीज़ हो गई है, अमेरिका ने भी उसको अपना दाना डालना शुरू कर दिया है और वहाँ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। वो एक और चक्कर है उसके। आप इस पूरे वातावरण में देखिए कि वहाँ से आके अमेरिका नेपाल को मदद कर रहा है, ताइवान को मदद कर रहा है, वो तो चीन को घेर रहा है और हम जो है वो चारों तरफ से घिरते आ रहे हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और जब ये पानी ऊपर चढ़ जाएगा, घुटने से ऊपर, कमर से ऊपर हो जाएगा, तब क्या हमारी सरकार जागेगी? आज ये समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको याद दिला दूँ कि कुकू FM का ऑफ़र 250 लोगों के लिए उपलब्ध है। पहले 250 लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कोड है KN50। नमस्कार, जय हिंद।